सूर्य पर बम गिराने के लिए इंसानों ने 30,000 से ज्यादा फुटबॉल के मैदानों के बराबर बड़े बड़े हीट शील्ड बनाए हैं, जो हजारों डिग्री तापमान के साथ सूर्य की दिशा में ऊपर की ओर हैं। हीट शील्ड के पीछे धरती की दुनिया की नकल में बनाए गए कई पर्यावरण क्षेत्र हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वे धरती पर रह रहे हैं, और अंतरिक्ष यान हरे पौधों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। लेकिन सभी अंतरिक्ष यात्री जानते हैं कि वे इसका आनंद नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि सूर्य अब थकावट में है और वातावरण बेहद अशांत हो गया है। इस कारण से मानव दुनिया लंबे समय से हिमयुग की घटनाओं से पीड़ित है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर परमाणु बम गिराने का प्रस्ताव रखा, ताकि विस्फोट हो सके, ताकि 5 अरब सालों से जल रहे सूर्य को फिर से जलाने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया हो सके। हालांकि जब कप्तान सूर्य के अवलोकन कक्ष में आया तो वह बहुत उलझन में था, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि 7 साल पहले इंसानों द्वारा सूर्य पर बम गिराने के लिए बनाया गया पहला अंतरिक्ष यान, लेकिन यह आधे रास्ते में ही अजीब तरह से गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि अंतरिक्ष यान का क्या हुआ। इस तरह विभिन्न संदेह और दबावों के तहत अंतरिक्ष यान नंबर 2 लगभग 2.5 साल तक नौकायन करता रहा और आखिरकार बुध क्षेत्र में पहुंचा, जिसका अर्थ है कि अंतरिक्ष यान सूर्य के बहुत करीब है। इस समय हर कोई छोटे से बुध को देखकर बेहद उत्साहित था, ब्रह्मांड की विशालता और जीवन की तुच्छता पर विलाप कर रहा था। लेकिन इस समय संचारक ने अचानक बुध के अंधेरे पक्ष पर एक अजीब संकेत का पता लगाया। सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वह यह जानकर चौंक गया कि यह अंतरिक्ष यान नंबर 1 द्वारा भेजा गया था, जो 7 साल पहले गायब हो गया था। हर कोई हैरान और बहुत उत्सुक था कि क्या वहां अभी भी लोग जीवित हैं। गहरे संदेह के साथ कप्तान स्थिति को देखने के लिए अंतरिक्ष यान नंबर 1 की दिशा में जाना चाहता था, और वैसे वह सूर्य पर बमबारी करने के लिए परमाणु बम को वहां ले जा सकता था, क्योंकि लंबे बालों वाले भाई ने सख्ती से गणना की थी कि जब उनका अंतरिक्ष यान परमाणु बम छोड़ने के लिए सूर्य के पास पहुंचेगा तो थ्रस्टर और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बीच की गति बहुत तेज हो जाएगी, जो अंततः अंतरिक्ष और समय की असामान्य विकृति का कारण बनेगी, और फिर उनके द्वारा गिराए गए परमाणु बम के विफल होने की सबसे अधिक संभावना होगी। इसलिए एक और परमाणु बम के साथ सफलता की संभावना अधिक होगी। बस ऐसे ही सभी ने अंतरिक्ष यान नंबर 1 की दिशा में जाने का फैसला किया, जो 7 साल से संपर्क से बाहर था। हालांकि जब नाविक दिशा बदल रहा था तो कुछ गलत हो गया, क्योंकि वह हीट शील्ड के नए कोण की गणना करना भूल गया था। आखिरकार सूरज की रोशनी के दसियों हजार डिग्री सीधे हीट शील्ड के पीछे टकराए, जिससे अंतरिक्ष यान पर बड़ी संख्या में सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। यहां तक कि ऑक्सीजन पैदा करने वाला वनस्पति उद्यान भी चिलचिलाती धूप में जलकर राख हो गया था, और वनस्पति शास्त्री केवल उस जीवन को मरते हुए देख सकता था जिसे उसने इतनी मेहनत से विकसित किया था। इस समय नाविक भी बेहद हताश था, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम था, कप्तान को लंबे बालों वाले भाई को हीट इंसुलेटिंग सूट में एयर चैम्बर से बाहर निकालने और अंतरिक्ष के बाहर जाकर मैन्युअल रूप से हीट इंसुलेटिंग प्लेटों को समायोजित करने का जोखिम उठाना पड़ा, जिन्होंने अपना कोण नहीं बदला था। अन्यथा सभी अंतरिक्ष यान के हिस्से जल्द ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। बेहद गर्म लपटों के नीचे दोनों ने हीट इंसुलेटिंग सूट पहने और प्लेटों को एक एक करके बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही कप्तान आखिरी हीट इंसुलेटिंग प्लेट को बंद करने वाला था, अचानक एक हीट वेव आ गई और कप्तान का चेहरा तुरंत घबरा गया। हालांकि मौत की तुलना में वह इस बात से ज्यादा हैरान था कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते समय इंसान कितने छोटे होते हैं। अगले ही पल कैप्टन भी हीट वेव से राख हो गया और केवल भौतिक विज्ञानी ही हीट वेव से बच गया। इस समय नाविक जिसने सब कुछ देखा था, उसे लगा कि यह सब उसकी गलती थी। वह बहुत दोषी था और अंत में उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का फैसला किया। अब वनस्पति उद्यान पूरी तरह से जल चुका है, जिसका मतलब है कि बची हुई ऑक्सीजन न केवल बाकी लोगों को जीवित वापस धरती पर लौटने में मदद कर सकती है, बल्कि परमाणु बम गिराने के लिए सूरज तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं है। इस कारण से हर कोई केवल स्पेसशिप नंबर 1 पर अपनी उम्मीदें लगा सकता है और वहां ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए प्रार्थना कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, बचे हुए कुछ लोगों ने आखिरकार 7 साल से गायब स्पेसशिप को ढूंढ निकाला।
जैसे ही कई सालों से बंद दरवाजा खुला, पहली चीज जिसने सभी की नजर को आकर्षित किया वह थी अनगिनत धूल। हालांकि मनोवैज्ञानिकों को पता था कि यह धूल नहीं थी, बल्कि मानव त्वचा द्वारा उत्पादित मलबा था। फिर अंतरिक्ष यान को तेजी से खोजने के लिए सभी ने अलग अलग काम करने का फैसला किया। जल्द ही डिप्टी कैप्टन यह देखकर हैरान रह गया कि वनस्पति उद्यान में पौधे क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे और वे बिना किसी की देखरेख के बेतहाशा बढ़ने लगे। उनमें से कुछ तो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो गए। उसी समय छपटे सिर वाला भाई कमान संभाल रहा था। हालांकि एक सवाल यह भी था कि उसके स्कैन के अनुसार अंतरिक्ष यान के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य थे और यहां तक कि पानी का स्रोत भी पर्याप्त था, लेकिन अंदर के सभी लोग क्यों गायब हो गए? ये तब तक नहीं था जब तक कि छपटे सिर वाले भाई ने अंतरिक्ष यान नंबर 1 का आखिरी वीडियो नहीं खोल दिया और पाया कि यहां का कप्तान पहले ही सूर्य की सतह पर पहुंच चुका था और सूर्य को प्रज्वलित करने के लिए परमाणु बम विस्फोट कर सकता था। लेकिन जब उसने ब्रह्मांड की विशालता को देखा तो उसे मानव जाति की तुच्छता का एहसास हुआ। उनका मानना था कि मानव जाति को प्राकृतिक नियमों के उन्मूलन का सम्मान करना चाहिए और जीवन के अधिकार को चुनौती नहीं देनी चाहिए। इसलिए अंतरिक्ष यान नंबर 1 का कप्तान और सभी चालक दल के सदस्य अपने आप चले गए। फिर जब छपटे सिर वाला भाई उलझन में था तो अगले ही पल दोनों अंतरिक्ष यान का कनेक्शन केबिन अचानक टूट गया। हर कोई जल्दी से अंतरिक्ष यान नंबर 1 को छोड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में तापमान बिल्कुल शून्य है, अगर वे अभी बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर तुरंत बर्फ की मूर्ति में जम जाएंगे। कोई रास्ता नहीं था। छपटा भाई केवल भौतिक विज्ञानी लंबे बालों वाले भाई को एकमात्र स्पेस सूट सौंप सकता था, क्योंकि केवल वह यह सुनिश्चित कर सकता था कि मिशन परमाणु बम विस्फोट हो और अन्य केवल अलगाव मिशनों पर रखने की पूरी कोशिश कर सकते थे। यदि वे भाग्यशाली थे तो वे सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान नंबर 2 पर तैरेंगे। इस समय मनोवैज्ञानिक ने खुद को बलिदान करने का फैसला किया और अकेले ही एयरटाइट केबिन खोलने के लिए रुक गया। एयरटाइट केबिन के खुलने के साथ ही कई लोग तेज गति से बाहर कूद पड़े, लेकिन क्योंकि प्रभाव बल बहुत अधिक था, उपकप्तान तियान ने पूर्व निर्धारित कक्षा को छोड़ दिया और एक पल में ठंडे स्थान में जमकर मर गया, जबकि लंबे बालों वाला भाई और छपटे सिर वाला भाई सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान नंबर 2 पर आ गए। सभी के द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के बाद उन्होंने पाया कि अब उनके पास अंतरिक्ष यान नंबर 2 पर 2 गुने लोग थे और यह उनके द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष यान केबिन था जो टूट गया था। लेकिन क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दूसरे पक्ष के शरीर का पता नहीं लगा सकी, इसलिए लंबे बालों वाला भाई केवल सावधानीपूर्वक अवलोकन कक्ष में आ सका और यह देखकर चौंक गया कि अंतरिक्ष यान नंबर 1 का नग्न कप्तान अंदर था और वह मरा नहीं था, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था और एक राक्षस में बदल गया था। फिर कप्तान ने लंबे बालों वाले भाई से कहा कि उसका लक्ष्य सूर्य को फिर से प्रज्वलित होने से रोकना है, क्योंकि मनुष्यों को प्रकृति के विकास का अनुसरण करना चाहिए। और फिर दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन सभी मानव जाति की आखिरी उम्मीद के लिए यह देखकर कि अंतरिक्ष यान सूर्य के करीब और करीब आ रहा था, छपटे सिर वाले भाई ने ठंडे शीतलन टैंक में प्रवेश करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और कप्तान द्वारा बंद की गई बिजली को मैन्युअल रूप से चालू कर दिया। और क्योंकि शीतलक का तापमान बहुत कम था, उसने अंततः अपने जीवन का बलिदान कर दिया। फिर लंबे बालों वाले भाई ने कप्तान के साथ मरने का इरादा करते हुए पूरे परमाणु बम के स्विच को चालू करने का अवसर लिया। ठीक इसी तरह परमाणु बम के श्रृंखलाबद्ध विस्फोट के साथ पूरा अंतरिक्ष यान तुरंत जल गया और अगले ही सेकंड में सूर्य और परमाणु बम के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक हुई और अंत में एक उग्र ज्वाला जल गई। और फिर 8 मिनट बाद गर्म धूप ने एक बार फिर पृथ्वी को घेर लिया और अंतरिक्ष यात्रियों के बलिदान ने अंततः मानव जाति के लिए एक नया जीवन लाया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।